नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही बाधित, लोकसभा में नहीं चल सका प्रश्नकाल। दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयक हैं सूचीबद्ध। संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक, संसद में रणनीति पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के प्रमुख नेता शामिल। डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। अभिनेत्री त्रिशा और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद हुई कार्रवाई। देश भर में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। असम में भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत जारी। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। सभी ने एक स्वर में कहा, अगला लक्ष्य एशियन गेम्स से पदक लाना। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में एक बार फिर से प्रश्नकाल नहीं चल सका और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी जताई। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। और लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। विधेयक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम 2025 और साथ ही वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 और बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल किया गया है। साथ ही लोकसभा में साल 2022-2023 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के चलते गतिरोध जारी रहा। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग की। खड़गे के मुद्दा उठाते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर सत्ता पक्ष के सांसद भी अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताने लगे और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला करते हुए राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भगवान श्री राम के विरोधी हैं। ये श्री राम मंदिर का विरोध करते थे और अब चंदा चोरी के नाम पर नाटक कर रहे हैं। देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते।
आपको बता दें कि राज्यसभा में आज एक विधेयक चर्चा और विचार के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक के माध्यम से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव होंगे। इसमें प्रस्ताव है कि 2 साल से ज्यादा देरी पर कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन से पहले दस्तावेजों की सत्यापन की अनिवार्यता, देरी से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क, समय पर रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। असम के चराईदेव जिले के सोनारी में ऑपरेशन जल राहत के तहत भारतीय सेना और असम राइफल्स का राहत अभियान जारी है। ईस्टर्न कमांड की स्पीयर कोर के जवानों ने बाढ़ प्रभावित 3265 से अधिक लोगों तक खाद्य सामग्री, वस्त्र, सुरक्षित पेयजल और अन्य जरूरी सामान पहुंचाया। यह संयुक्त प्रयास भारतीय सेना की समय पर सहायता पहुंचाने और संकट के समय लोगों के साथ मिलकर खड़े रहने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज सुबह संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। इसमें एनडीए के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल रहे। यह बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। संसद सत्र के दौरान एनडीए सांसदों के बीच बेहतर समन्वय, जरूरी विधेयकों को पारित कराए जाने और विपक्ष के साथ संसद में चर्चा कर कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को पारित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक है। इस साप्ताहिक बैठक में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए। भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों में भारत की उपलब्धियों और रोजगार सृजन में देश की बढ़ती प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में खेल क्षेत्र में भारत के बेहतर प्रदर्शन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों पर सरकार की पहल को रेखांकित किया गया। दो विषयों पर आज चर्चा हुई। एक, खेलों में हम क्या कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत की उपस्थिति हुई और भारत ने किस तरीके से बेहतर मेडल जीते, ये हमें बताया गया। और जो एम्प्लॉयमेंट साइड पर हमारा देश कैसे तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो रही है, उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया। और वो जो बहुत ही इम्प्रेसिव था, जब हम अपने नेशनली कंपेयर करें अपने पिछले यूपी के 10 साल से और अब 10 साल मोदी जी के, या हम इंटरनेशनली कंपेयर करें कि बाकी देशों में और हम भारत में कैसे जा रहा है, तो उसमें बड़ा ही पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं। और अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री त्रिशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चेन्नई पुलिस जब उनको गिरफ्तार करने पहुंची तो डीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। यह पूरा विवाद तंजावुर में डीएमके की एक रैली के बाद शुरू हुआ, जहां रैली के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नारों का जवाब देते हुए कथित तौर पर कुछ ऐसी बातें कही जिन पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। इसके बाद यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया और इस मामले में टीवीके ने पुलिस और महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। भाजपा ने पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक को लेकर छात्रों ने विरोध किया और प्रियांक खड़गे से पूछा गया कि क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले छात्रों को 25 दिन तक भूख हड़ताल करने दो। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा
कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरे चरण की जनगणना पूरी होने के बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। जनगणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। देश के बाकी हिस्सों के लिए जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष शुरू होने की संभावना है। इस बार जनगणना के दौरान जाति से संबंधित विवरण भी एकत्र किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो अब तक की सबसे बड़ी जनगणना प्रक्रिया होगी। अब आपको बताते हैं कि जनगणना के दूसरे और पहले चरण में क्या अंतर है। जनगणना के दोनों चरणों के अंतर को यदि समझे तो आपको बता दें कि 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पहला चरण मकान और परिवारों का सूचीकरण था, जबकि दूसरे चरण में हर व्यक्ति की गणना की जानी है। इसके अलावा पहले चरण में 33 प्रश्नों पर मकानों की जानकारी दी गई, वहीं दूसरे चरण में जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक जानकारी का ब्यौरा देना होगा। पहले चरण के तहत घर की सुविधाएं और परिसंपत्तियां दर्ज की गई। दूसरे चरण में शिक्षा, रोजगार और प्रवास का विवरण देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही पहले चरण में मुख्य अनाज और आवासीय संबंधी जानकारी दी जानी थी, वहीं दूसरे चरण में प्रजनन और अन्य सामाजिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। मकानों की जियो टैगिंग और सीमांकन पहले चरण के तहत की गई और अब दूसरे चरण में हर व्यक्ति का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। साथ ही जनगणना के पहले चरण में मकानों और परिवारों पर फोकस था, जबकि दूसरे चरण में व्यक्तियों और आबादी पर फोकस किया गया है। इसके अलावा पहले चरण में स्वगणना और घर घर सत्यापन हुआ और दूसरे चरण में स्वगणना के साथ साथ घर घर जनगणना की जाएगी। इसके अलावा HLO ऐप से डिजिटल डेटा संग्रह पहले चरण में किया गया। दूसरे चरण में मोबाइल ऐप से जनसंख्या का डेटा संग्रह किया जाएगा। पहले चरण में मकान और परिवारों की पहचान की गई, जबकि दूसरे चरण में पहली बार जाति जनगणना भी होगी। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन के जरिए बरहमपुर के लिए रवाना हुई। यह ऐतिहासिक यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि वो बरहमपुर तक ट्रेन से पहुंचने वाली भारत की पहली मौजूदा राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति के साथ ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू खम्बमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद हैं। यात्रा को लेकर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए और प्लेटफॉर्म 1 और 2 को विशेष ट्रेन के लिए आरक्षित रखा गया। बरहमपुर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति तप्तपानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद उनका गोपालपुर जाने का कार्यक्रम है, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय ओडिशा दौरा 6 अगस्त को समाप्त होगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी खबर पर। देश के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश हो सकती है। असम में बाढ़ का संकट अभी भी बरकरार है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है, जबकि 7 जिलों के 1.28 लाख से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और 75,000 परिवारों को 15,000 रुपए प्रति परिवार की अंतरिम सहायता DBT के जरिए जारी करने की जानकारी दी। वहीं मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए भी अचानक बाढ़ का अलर्ट जारी किया है।
ओडिशा के 5 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड का मध्यम से उच्च स्तर का खतरा जताया गया है। राज्य के 22 जिले और 8.63 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रभावित लोगों के लिए 110 करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रशासन नुकसान का सर्वे कर राहत और पुनर्वास का काम तेज कर रहा है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से कुपवाड़ा में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं केरलम की बात की जाए तो केरलम में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पठानमथिट्टा और कोट्टायम समेत कई जिलों में घर, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों में पानी घुस गया, जिसके कारण लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पिछले 3 दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाढ़ और भारी बारिश के कारण 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य भर में 353 राहत शिविरों में करीब 13,496 लोग शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित पठानमथिट्टा और कोट्टायम जिले से हैं, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। मौसम विभाग ने केरलम के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं तेलंगाना के कामारेड्डी में भारी बारिश के चलते बाढ़ के पानी में 45 सवारियों से भरी बस फंस गई थी। वहीं सूचना पाकर मौके पर बचाव दल पहुंचा और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी बस से रवाना किया गया। बता दें कि बस में सवार सभी यात्री शादी समारोह के लिए गोल्लापल्ली से रंगमपेट जा रहे थे। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का अपना विशेष महत्व है। कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए जाते हैं। प्रशासन ने इस दौरान लोगों के लिए विशेष जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि आम यात्रियों के लिए जो जानकारी आवश्यक है उसमें 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा चलेगी। इसमें आज से दिल्ली हरिद्वार जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। आम यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी डीडी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। NH 58 और गंगनहर रोड पर वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और साथ ही 12 अगस्त तक ये यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। कांवड़ यात्रा के तहत आम यात्रियों के लिए जो विशेष जानकारी है उसकी बात करें तो निजी कार समेत सभी वाहनों पर इसका असर होगा। खासतौर से हरिद्वार जाने वाली जो निजी वाहन चालक है वो ध्यान दें, हरिद्वार देहरादून जाने वालों को अपना रूट बदलना होगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर से यात्रा करने की सलाह यहां पर आम यात्रियों को दी जा रही है जो अपने निजी वाहनों से इसका उपयोग करेंगे। 7 अगस्त से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें, यह सलाह यहां पर दी गई है। यात्रा के दौरान स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे जैसा कि हमने आपको बताया, और इसके साथ ही कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह कांवड़ यात्रा को देखते हुए तमाम सारे फैसले लिए गए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर में 3 से 12 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही गाजियाबाद में 4 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो उस लिहाज से हरिद्वार, ऋषिकेश में भी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ कई जगह ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। साथ ही आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई भी होगी और जिला प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है कांवड़ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद में कीटो मोटर्स ने तेलंगाना की पहली वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करने के साथ ही एक अनोखी इथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जिंग सुविधा की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस नई ई बस और चार्जिंग तकनीक का उद्घाटन किया। मंत्री के अनुसार यह उन्नत चार्जिंग सिस्टम पारंपरिक पावर ग्रिड से पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक के जरिए एक मोबाइल वैन की मदद से जरूरत के हिसाब से कहीं भी ईवी चार्जिंग की सुविधा दी जा सकती है। ईवी व्हीकल्स तैयार करते हैं, उस व्हीकल का लॉन्चिंग हुआ है। उसके साथ साथ इथेनॉल के द्वारा जो ईवी व्हीकल
चार्जिंग फैसिलिटीज का भी नया इक्विपमेंट आज लाए गए हैं। आने वाले दिन में ईवी व्हीकल्स का इम्पोर्टेंस हो, साथ साथ मोबाइल चार्जिंग यूनिट का इथेनॉल के द्वारा, ये दो बहुत बड़ा सेक्टर तेलंगाना के द्वारा आज शुरुआत हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 अगस्त से 4 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इसमें अलग अलग देशों के कलाकार अपनी संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। बैठक को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने भोपाल में संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार से खास बातचीत की। भोपाल में ब्रिक्स देशों की संस्कृति कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो आयोजित होने जा रही है। 5, 6, 7, 8, 9 ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो भोपाल में जुटने जा रहे हैं और भोपाल तैयार है तमाम डेलीगेट्स के जैसे कहें स्वागत के लिए, उनकी आगवानी के लिए। हमारे साथ संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय अरविंद कुमार जी मौजूद हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक देखा जाए तो भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता भी कर रहा है? जैसे आपको मालूम है 11 हमारे मेंबर स्टेट्स हैं और 10 हमारे पार्टनर स्टेट्स हैं, पार्टनर कंट्रीज़ हैं। और 11 जो स्टेट्स हैं हमारे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। रसिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है। तो ये सब सारे बड़े बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज में विश्वास रखते हैं। हम सब मिल के हम लोग कल्चर के बारे में बातें करते हैं, कल्चर के बारे में विश्व की पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं, एक कंसेंसस पे आते हैं ताकि हम लोग इस पे हम लोग अपनी आवाज़ को पूरे दुनिया में कल्चरल के तौर पे, कल्चरल हेरिटेज के तौर पे हम अपने को खड़ा कर सकें। क्योंकि कई विषयों पर मंथन हो रहा है, क्या वो विषय होंगे जिन पर चर्चा होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छे सहमतियां जो हैं वो निकल कर सामने आए? पहला हमारा जो इस पे कार्यक्रम, पहला जो हमारा कंसेंसस बनेगा वो हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एंड जो है हमारा जो कल्चर प्रॉपर्टी जो हमारी यहाँ से जा चुकी हैं, चोरियाँ हो गई हैं बहुत पहले, हमें मालूम है, आक्रांताओं ले गए, चाहे कुछ ब्रिटिश ले गए, अलग अलग लोग ले गए यहाँ से। और तीसरा जो है हम सोच रहे हैं कि हमारा एक साझेदारी में हम काम करें, जो यूनेस्को जो हम लिस्ट जाते हैं, हम लोग मिलके ही काम करें। क्या जो मेहमान भोपाल पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा? बिल्कुल, हमने ये शहर चुना ही है क्योंकि ये कला संस्कृति को जाना जाता है, बहुत ही पुराना इसका इतिहास रहा है। और कल्चर का मिनिस्ट्रियल मीटिंग अगर समिट हो, व्हाट एल्स देन भोपाल। हमने कहा कि भोपाल ही सही जगह है, यही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो सर्वे भवन्तु सुखिना इस थीम के साथ सांस्कृतिक जो है प्रस्तुतियां भी होंगी और ब्रिक्स देशों के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पहुँचेंगे। ये मानकर चलिए कि भोपाल मध्य प्रदेश का जितने भी कला संस्कृति है, खान पान है और यहाँ की जितनी भी चीज़ें, और साथ साथ संस्कृति के क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, ये इस बैठक में देखने को मिल सकता है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वो अमेरिका नहीं बल्कि ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि जलडमरू मध्य की मौजूदा स्थिति अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी नई वार्ता की खबरों को भी खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। यूरोप में माइग्रेशन संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्पेन के सेउटा इलाके में बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने के बाद यूरोपीय संघ ने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। मोरक्को से करीब 60,000 प्रवासियों के सीमा पार करने के बाद 22 सदस्यीय देशों ने बाहरी सीमाओं पर सख्त नियंत्रण की मांग की है। इस मुद्दे पर स्पेन और कुछ सदस्य देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। वेनेजुएला में 24 जून को आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,125 हो गई है। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6,462 लोगों को बचाया गया, जबकि 60,992 लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। सरकार ने प्रभावित परिवारों को 287 घर उपलब्ध कराए हैं और 43,679 इमारतों का मूल्यांकन किया गया है। अधिकारियों ने इमारतों की सुरक्षा जांच के लिए ट्रैफिक लाइट
टैगिंग प्रणाली अपनाई है। वहीं 28 देशों ने राहत सामग्री भेजी है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए देशों का आभार भी जताया। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप आए थे, जिनका केंद्र पश्चिमी राज्य याराक्यू और मध्य राज्य ला गुएरा था। दुनिया के सबसे बर्फीले समुद्री मार्गों में से एक, जहां साल के अधिकांश समय मोटी बर्फ जमी रहती है, लेकिन इसी चुनौतीपूर्ण इलाके में रूस का एक ऐतिहासिक जहाज आज भी उसकी तकनीकी ताकत और आर्कटिक महत्वाकांक्षा की कहानी सुनाता है। लेनिन, दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से संचालित आइस ब्रेकर, जिसने करीब 30 वर्षों तक नॉर्दर्न सी रूट पर जहाजों के लिए रास्ता बनाया, आज मुर्मांस्क में संग्रहालय के रूप में संरक्षित लेनिन केवल रूस की वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक ही नहीं, बल्कि उस समुद्री मार्ग की अहमियत भी बताता है जो भविष्य में यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का बड़ा गलियारा बन सकता है। यही वजह है कि भारत और रूस भी इस रणनीतिक मार्ग पर अपने सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं। 2024 में दोनों देशों ने नॉर्दर्न सी रूट पर संयुक्त कार्य समूह का गठन किया और 2025 में उसकी दूसरी बैठक भी आयोजित हुई। बदलते वैश्विक व्यापार और आर्कटिक की बढ़ती रणनीतिक अहमियत के बीच ये साझेदारी दोनों देशों के लिए नए आर्थिक और लॉजिस्टिक्स अवसरों के द्वार खोल सकती है। ऐसे में लेनिन की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक जहाज की नहीं, बल्कि भारत और रूस के भविष्य के समुद्री सहयोग की भी एक महत्वपूर्ण कहानी बन चुकी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में अपने नाम की धूम मचाने वाले भारतीय मुक्केबाजी दल का मंगलवार तड़के सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत देखने को मिला। ढोल, नगाड़े और मालाओं से भारतीय पदक वीरों का स्वागत किया गया। भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही। भारत की सफलता में मुक्केबाजों का बड़ा योगदान रहा, जहां 10 पदक देखने को मिले। इन 10 पदकों में से 7 स्वर्ण रहे, जबकि 3 रजत पदक रहे। सभी पदक वीरों ने आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन को दोहराने की बात कही। भारतीय दल का अगला लक्ष्य अब एशियन गेम्स में इस सफलता को दोहराने का है। वहीं जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे का भी भव्य स्वागत देखने को मिला। अस्मिता डे ने भरोसा जताया कि वो आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करती रहेंगी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।